तो यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की हमारे पास प्रोटोकॉल्स कौन कौन सी हैं बच्चों? ये एसएमटीपी पॉप, ये सारी प्रोटोकॉल्स थी, इसमें से काफी सारी प्रोटोकॉल्स हम कर चुके हैं, है ना? एसएमटीपी में, HTTP रहते हाँ, तो हाँ। वो बाकी हम वहां से देख सकते हैं। ये पार्ट 2 बना देंगे वीडियो का, जिसके अंदर हम इन बची हुई को करेंगे, है ना? और इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एसएमटीपी में हमने क्या किया था? मेल को ट्रांसफर करना, है ना? तो मेल कहाँ से? आपके मेल सर्वर, मतलब आपके कंप्यूटर से आपके मेल सर्वर पे, इस मेल सर्वर से, मतलब आपके मेल सर्वर से जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसके मेल सर्वर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है एसएमटीपी की। इसलिए इसको बोलते हैं पुश प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर होता है 25। यही इंपॉर्टेंट बात है, बाकी कुछ नहीं है। डाउनलोड करने के लिए यूज करते हैं आप आईएमएपी का या पॉप का। इसलिए इन दोनों को बोलते हैं पुल प्रोटोकॉल। कौन सी बोलते हैं? पुल प्रोटोकॉल। फुल। आईएमएपी पॉप से ज्यादा पावरफुल है। वो किस किस टर्म्स में है? क्योंकि पॉप में अगर आप मेल को डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आपकी मेल सर्वर से डिलीट भी हो जाती है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये किस मोड में काम करती है? डिलीट मोड में। डिलीट। इसको आप कीप मोड में भी काम करा सकते हैं, उससे आप डाउनलोड करेंगे तो डिलीट नहीं होगी, बस इतना फीचर है और कुछ नहीं है। लेकिन आप पार्शली डाउनलोड नहीं कर सकते, मतलब मेल में अगर मैंने 4 फोटो भेजी है तो आपको पूरी डाउनलोड करनी पड़ेगी चारों। आपके पास 3 थी, आप केवल एक करना चाह रहे हो, नहीं होगा काम। ठीक है? फिर मेल में आप, मतलब जैसे हमने फोल्डर्स बना रखे हो कि मान लो स्कूल के नाम का, घर का, अपना पर्सनल या कुछ, तो वो फोल्डर्स आप नहीं बना सकते। आप डाउनलोड करने से पहले प्रायर उसको देख भी नहीं सकते, मतलब इफ यू जस्ट वांट टू सी कि व्हाट इज देयर इन योर मेल, यू कांट सी। तो ये सारी चीजें नहीं अवेलेबल थी पॉप में, आईएमएपी में सारी होती हैं। तो आईएमएपी इज मोर पावरफुल देन पॉप। दैट्स इट। ये तीनों रिवाइज हो गई बच्चों, बोलो। हाँ जी। इसके बाद आपके पास था टेलनेट। टेलनेट का काम मैंने आपको बताया था, टीम व्यूअर वगैरह जो आप कनेक्ट करते हैं रिमोटली लॉगिन के लिए टेलनेट यूज करते हैं। ठीक है? अब कल क्वेश्चन आ रखा था इसमें, ये किस मोड में काम करता है? तो कैरेक्टर मोड आंसर था। कल ही जो आपने पेपर देखा है उसमें टेलनेट का क्वेश्चन आ रखा है, वो पूछ रहा है हम्म। किस मोड में काम करता है। अब देखो, अगर हमने डिटेल पढ़ रखी होती ना, अब टेलनेट पढ़ लिया उस दिन, इसके बारे में कितना पढ़ा, क्या कि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, वो सारी थ्योरी जानने की कोशिश की, है ना? इसकी अंदर की चीज नहीं पढ़ी। एक बार पढ़ लेते हैं ना तो चीज वैसे भी ध्यान रहती है। तो अभी आज इसको दिखाऊंगा आपको। फिर एफटीपी उस दिन हमने पढ़ा था। एफटीपी में क्या पढ़ा था? हमने शेयर इट से जो करते हैं कि एक बार हम हाँ। कनेक्शन बनाते हैं, कंट्रोल कनेक्शन, और फिर और डेटा कितनी नेट। बार भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। फिर फाइनली अपना कंट्रोल कनेक्शन ब्रेक कर देते हैं, जैसे कि हम नॉर्मली अपना गूगल फाइल या शेयर इट से डेटा ट्रांसफर करते हैं। उस सारे एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको समझाया था। और इसमें 2 पोर्ट नंबर यूज करता है, 20 और 21। 20 किसके लिए करता है आकांक्षा? डेटा डेटा के कंट्रोल। लिए, और 21 कंट्रोल के लिए। मैंने आपको याद करना बताया था डेटा हाँ। कि पहले आप कंट्रोल कनेक्शन से क्रिएट करते हैं, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो वो उल्टा है, पहले आप 21 वाले से कंट्रोल करते हैं, फिर डेटा कितनी बार भी जाता है, फिर 21 वाला ही ब्रेक होता है। ठीक। जी। आज बची हुई हमें करनी है एच पढ़ना है, और एक एम पढ़ना है। मेल में एक चीज एम होती है, इसलिए मैंने लिख के रख दी वो। ठीक है? बूट पी, डीएससीपी हम पहले देख चुके हैं, ये हमने नेटवर्क लेयर में जब आर प्रार की थी। आईसीएमपी आईजीएमपी भी हम पढ़ चुके हैं, है ना? तो अब हाँ हमारी जी। सिर्फ प्रोटोकॉल बचेंगे, टीसीपी यूडीपी और इंटरनेट। इसकी कौन सी बच रही है? आईपी। बाकी सारी प्रोटोकॉल्स आपकी खत्म। तो नेटवर्क का आप कोई भी क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपका हर क्वेश्चन होगा फिर, क्योंकि जब सारी प्रोटोकॉल कर रखी है तो दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक। तो ये सब हो रखी थी, इसको हम कर नहीं रहे हैं। अब देखो, टेलनेट था आकांक्षा। टेलनेट में बाकी तो काम पढ़ ही लिया था कैसे काम करता है। अब इसका थोड़ा फंडा देख भी लीजिए, उस दिन मैंने ये चीज नहीं बताई थी, ऐड कर रखा था मैंने आपको, ये दिखाया था बट एक्सप्लेन नहीं किया था। यहाँ पे आप एक छोटी सी चीज से देखो, ये कैरेक्टर मोड में कैसे काम कर रहा है। निताश्री, आप लोग कनेक्टेड हैं? सब लोग सुन रहे हैं? पूजा, हाँ जी यस सर। सर। इसमें देखिए हो क्या रहा है, रिमोट लॉगिन में मैं यहाँ से आपका कनेक्शन क्रिएट करता हूँ। तो निताश्री, मैं आपके सिस्टम पे जो भी कर रहा हूँ, क्या मैं माउस वगैरह के थ्रू करता हूँ क्या? मैं अपने कंप्यूटर पे कुछ ना कुछ की तो प्रेस करता हूँ ना। हम्म। तो जो भी चीजें जा रही है ना, एक तरीके से आप समझिए किस चीज के थ्रू जा रही हैं? करेक्टर मोड में जा रही है। जाती कैसे है वो आप देखना। देखो, यहां से ये आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे टर्मिनल ड्राइवर रहेगा। ठीक है? ये आप इंटरनेट के थ्रू इस पर्टिकुलर कंप्यूटर पे आ गए हैं। अब मान लो आप विंडोज यूज कर रहे होते, इधर वाला क्या यूज कर रखा था? लिनक्स। यहाँ पे कंट्रोल जेड का अलग मतलब है, लिनक्स में कंट्रोल जेड का अलग मतलब है। समझ में आई बात? वहां पे शायद कंट्रोल प्लस एक्स से होता है एंडो, मुझे नहीं पता। शायद कंट्रोल एक्स से होता है अगर आप मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी पे इस पे काम कर रहे हैं तो। ठीक है? बट फिलहाल हर किसी में शॉर्टकट कीज या अलग होते हैं, ये तो इतना तो हमें जस्ट कॉमन बात पता है ना। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी चीज हो, सब में उसके तो शॉर्टकट्स अलग होते हैं ना। तो ऐसे ही विंडोज और लिनक्स वगैरह सब में अलग है। अभी क्या है, आप यहां से जो भी कमांड अपनी दबा रहे हैं ना, ये टेलनेट का क्लाइंट क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है
मतलब किसमें, टेलनेट की फॉर्म में। फिर ये इसको टेलनेट क्लाइंट किस पे डाल देता है, इंटरनेट लेयर पे। ये इंटरनेट के थ्रू यहाँ पे जाती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, सूट ये टेलनेट का सर्वर के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये इसके सूडो टर्मिनल ड्राइवर को देगा। देखो इसने जो टेलनेट में कन्वर्ट किया ना, एक्चुअली बेसिकली ये करते हैं एनवीटी में, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल के कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ऑल ओवर सारे ऑपरेटिंग सिस्टम या कहीं पे भी समझो वो कैरेक्टर सेट सेम रहता है, यूनिवर्सल रहता है। तो आपने जो भी कमांड यहाँ पे दी थी ना, वो कमांड जब टेलनेट क्लाइंट अपने उसमें कन्वर्ट करेगा तो एक तरीके से एनवीटी में कन्वर्ट कर लेगा। किस में कन्वर्ट कर लेगा, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल में। तो जो भी कमांड या चीज आपने दी है वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, एक जनरलाइज्ड फॉर्म में। ये जनरलाइज्ड फॉर्म ही इंटरनेट के थ्रू कहाँ गई है, दूसरे कंप्यूटर तक। जब टेलनेट का सर्वर इसको रिसीव करेगा, मान लो कंट्रोल जेड की कमांड ये टेलनेट के सिस्टम ने रिसीव कर लिया कि कंट्रोल अंडू करना चाहता है, तो ये अंडू में कंट्रोल जेड ही नहीं भेज रहा है, यहाँ पे अंडू की जो भी कमांड है वो टेलनेट क्लाइंट के पास आ जाएगी। ये यहाँ पे इसको बताएगा कि भाई ये अंडू करना चाहता है। तो सूडो टर्मिनल ड्राइवर क्या करेगा, टेलनेट सर्वर यहाँ पे जो बेसिकली इस पर्टिकुलर सिस्टम में या इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी अंडू का ऑपरेशन होगा, ये उससे वो परफॉर्म करा लेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम पे। इज इट क्लियर हाउ इट इज वर्किंग। तो यहाँ पे क्या टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट थी, एक तो एनवीटी वाली इंपॉर्टेंट थी। ये पूरा यहाँ पे यही एक्सप्लेनेशन आपकी है, अगर आप पढ़ना भी चाहेंगे तो आप पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो एनवीटी पे कैसे कन्वर्ट करता है, तो देखो ये लोकल कंप्यूटर कैरेक्टर सेट था, जब ये टेलनेट क्लाइंट पे जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है आकांक्षा, एनवीटी के एन कैरेक्टर सेट पे। इंटरनेट पे क्या ट्रेवल हो रहा है, एनवीटी कैरेक्टर सेट। जब ये टेलनेट सर्वर पे जाएगा तो ये इसको रिमोट कंप्यूटर के कैरेक्टर सेट में कन्वर्ट करके दे देगा विद द हेल्प ऑफ सूडो टर्मिनल ड्राइवर। ये अपने आप समझ जाएंगे कि ये क्या करना चाह रहा था यहाँ पे। समझ में आई कि नहीं आई। जी इस तरीके से एक्चुअली टेलनेट में काम होता है। और टेलनेट में देखो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, ये टेलनेट के सब कंट्रोल कैरेक्टर्स है। कंट्रोल कैरेक्टर समझ रहे हैं, टेलनेट में दो तरीके का डेटा जाएगा, एक तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन या डेटा। छोटा सा एग्जांपल से आप यहां समझ जाएंगे। मान लिया आकांक्षा मैं इधर टाइप कर रहा हूं कैट फाइल वन, क्या टाइप कर रहा हूं, कैट फाइल वन। तो ये मेरा सब डेटा है, कैट फाइल वन मेरे को टाइप टाइप करना था। बट मैंने टाइप जब किया कैट गया, तो कैट तो तेरा डेटा जा रहा है, जाने देगा। फिर स्पेस दिया, ओके स्पेस भी डेटा है, फाइल। और तुझे फिर वन की जगह तुझसे ए लिखा गया, क्या लिखा गया, ए। तो तुम क्या करोगे, बेसिकली बैक स्पेस दबाओगे। हम अपने हाँ कंप्यूटर में जी बैक स्पेस दबाएंगे फिर वन दबाएंगे, ऐसा ही तो करेंगे। तो बेसिकली जी आपने ये सारा काम परफॉर्म किया कैट फाइल वन टाइप करने का, क्योंकि आपसे मिस्टेक हो गई थी। इसको इंटरप्रिटेट पता कैसा करा जाएगा, कैट तो डेटा जा रहा है, ओके लॉजिकल। अबे तुमने ही तो यहाँ पे लोकली एडिट कर लिया, वहां पे कैसे एडिट होगा, ये तो काम कमांड बेसिकली आप दूसरे कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो। तो हाँ ये जी जो कैरेक्टर में ट्रांसफर हो रहा है ना, फाइल भी चला गया। अब ये ए, इसके बाद देख ये भेजा इसने आईएसी, यहां तक तेरा डेटा था। आईएसी का मतलब है इंटरप्रिटेट एज ए कंट्रोल कैरेक्टर। अब देख तेरे पास कुछ कंट्रोल कैरेक्टर की लिस्ट है ये, तो आईएसी काय के लिए, इंटरप्रेट एज कंट्रोल कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर को आपको कैसा समझना है, कंट्रोल कैरेक्टर समझना है, समझे आप बात। अब जी कंट्रोल कैरेक्टर में, अब नेक्स्ट वाला देख तूने उसके बाद क्या किया, ईसी। ईसी क्या है, इरेज कैरेक्टर। अब देख ईसी देख यहाँ पे क्या है, इरेज कैरेक्टर। तो जब आपने बैक स्पेस दबाया था ना, एनवीटी क्या है बच्चों, इसलिए मैंने बताया एनवीटी क्या है, ये सब सेम है, सबके लिए सेम है ग्लोबली। जी तो आप बैक स्पेस दबा रहे हो मतलब इरेज कर रहे हो कैरेक्टर को। अब चाहे विंडोज यूज कर रहे हो, लिनक्स या किसी पे कमांड कुछ भी चल रही हो, इरेज कैरेक्टर का मतलब तो डिलीट करना है ना, एक बैक स्पेस दबाना है। तो ये ईसी, ये कंट्रोल कैरेक्टर वहां पे गया, तो इसने क्या किया बच्चों, बेसिकली इरेज किया है। समझे बात। फिर जी उसके बाद तो ये इरेज कैरेक्टर इसको तो देख, इसलिए इसने क्या कहा, इंटरप्रेट एज ए नेक्स्ट कैरेक्टर एज कंट्रोल कैरेक्टर। तो कंट्रोल कैरेक्टर को अगर वो इंटरप्रिटेट कर रहा है बच्चों, तो आगे उसने क्या टाइप किया है, वन टाइप किया है। समझ गए ना। अब ये क्या करेगा देखो, कैट लिखा था ओके, फाइल लिखा था ओके, ए लिख दिया था कोई दिक्कत नहीं, आईएसी गया, आईएसी क्या करेगा कि नेक्स्ट कैरेक्टर को इंटरप्रेट करो कैसे, कंट्रोल कैरेक्टर में। अब नेक्स्ट कैरेक्टर तुम्हारा क्या गया है, ईसी। अब ईसी क्या करेगा, बैक स्पेस करेगा, यानी इस ए को डिलीट कर देगा। फिर आपने वन लिखा, तो कैट फाइल ए लिखा गया रिमोटली दूसरी फाइल पे कि नहीं। हाँ जी तो कहने का मतलब है वर्क किस पे कर रहा है, टेलनेट कैरेक्टर सेट पे वर्क कर रहा है कि नहीं, वो भी किसके, एनवीटी के। यही क्वेश्चन कल तुम्हारा आ रखा था, क्लियर हुआ। और जैसे इसमें ना ये वाले क्वेश्चन भी कई बार आ रखे हैं, विल का मतलब क्या है, वोंट का मतलब क्या है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पढ़ने का मन करेगा पढ़ लेना। ठीक है, डिटेल में मैं जा नहीं रहा, इसमें आने के चांसेस कम है। इस तीन मोड पे काम करता है, कल मैंने बताया भी था। बट 99% संभावना है, सिर्फ क्या है उतना ही बहुत है। टेलनेट किसके लिए यूज हो रहा है, रिमोट लॉगिन के लिए। लॉगिन ठीक है, ईमेल के सिनेरियो मैंने आपको बताए थे, देखो बच्चों ये लोकल क्लाइंट था आपका, ये क्या करेगा,
यहां से किस पे जा रहा है, क्लाइंट पे। अब देखो बच्चों, इसके अंदर 3 एजेंट भी होते हैं, यूए, एमटीए और एमएए। इन सब का मतलब तो जान ही लो। यूजर एजेंट, यूए का मतलब होता है बच्चों यूजर एजेंट। मेल की टर्मिनोलॉजी में ये तीनों टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। एमटीए का मतलब होता है मैसेज ट्रांसफर एजेंट। बच्चों मैसेज ट्रांसफर एजेंट पता है कौन है, एसएमटीपी। और मैसेज एक्सेस एजेंट, ये कौन होता है बच्चों आपको, पॉप या आईएमएपी। अलग। अब आप पूछोगे यूए कौन है, तो यूए यूए कौन है, जैसे जीमेल में आप कर रहे हैं, यूए दो तरीके के हो सकते हैं बच्चों, या तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले, या आपके कैरेक्टर वाले। जैसे आप किसके अंदर यूज करते हो, लिनक्स वगैरह में आप टाइप करके काम करते हो, अगर आपने यूनिक्स वगैरह में करा हो तो वहां पे मेल के लिए कमांड से यूज करते हो, तो या तो कमांड बेस्ड होते हैं। और जैसे विंडोज में आपके पास कैसे हैं यूए, यूजर एजेंट कैसे हैं, ग्राफिकल वाला। हम मेल कंपोज करते हैं तो हम तो हमारे पास तो बटन है ना डायरेक्ट, वहां पे मेल हम्म। खोलने के लिए, ओपन करने के लिए, अगर किसी ने आपने से लिनक्स में काम किया है तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं, मेल, वहां पे मेल नाम के कमांड यूज करते हैं। मेल नेक्स्ट, नेक्स्ट 5 देखनी है, डेट सेट करनी है, जो भी कुछ करना है वो सब किससे करते हैं, कमांड्स के थ्रू करते हैं। ठीक है। तो यूजर एजेंट बेसिकली आपका क्या है, दो तरीके का हो सकता है, कैसा, कमांड ड्रिवन, कमांड ड्रिवन, या ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला। तो जैसे जीमेल वाला है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है, तो यूजर एजेंट कोई बड़ी बात ना हो गई कि यूजर एजेंट क्या है। समझ में आ गया ना, यूजर एजेंट क्या है, जो आप मेल कंपोज कर रहे हो, खत्म। ओके। तो ये समझ में आई गई थी बात, यहाँ की क्लियर थी। यूजर एजेंट के टाइप, ये सब जिसको पढ़ना है भाई डिटेल में सब मैंने लगा दिया था, नहीं पढ़ना कोई चक्कर नहीं। अब ये चक्कर, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फिर से, MIME। सागर क्लियर हो रही बात मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो वो टर्मिनोलॉजी मैंने पेज रख दी है, इफ यू वांट टू गो इन टू डेप्थ यू कैन, अदरवाइज जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ कितना था वो मैंने रिवीजन में भी शुरू में बता दिया, बस ईमेल में उतना प्रोसेस जरूरी है। MIME जरूरी है, उस दिन हमने किया नहीं था क्योंकि उस दिन मैंने शॉर्ट में आपको सारी चीजें यहाँ पे सिर्फ बता दी थी, SMTP कैसे काम करता है, POP कैसे काम करता है, IMAP कैसे करता है ना। आज मैं आपको यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ जिससे आप थ्योरेटिकल देख भी लेंगे, उस दिन भी मैंने आपको ये दिखाया था, कराया नहीं था। ठीक है। IMAP यहीं से बताया था आपको। ठीक। तो ये पेजेस उस दिन भी थे। यहाँ पे MIME क्या है, अब आकांक्षा जब आप कैरेक्टर सेट कर रहे हो, पहले क्या जाता था, केवल डेटा जाता था। मेल में क्या लिखते थे, सिर्फ हम कोई टेक्स्ट लिख दिया, है ना, वट एवर मेल यू आर गोइंग टू राइट। लेकिन अभी क्या होता है, मेल में आप वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, कुछ भी भेज सकते हो ना, या नहीं हाँ भेज जी। सकते। तो बस ये MIME उसी के लिए यूज हो रहा है कि आप नॉन ASCII डेटा को अगर भेजना चाह रहे हैं तो आप किसके थ्रू भेजते हैं, MIME के। इस फिगर से आप समझ जाएंगे MIME क्या काम कर रहा है। यूजर एजेंट है, मतलब आपने जो डेटा कंपोज किया, आपने नॉन एस्काई डेटा कंपोज किया, जिसमें कि मतलब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो कुछ भी हो सकता है, MIME में कन्वर्ट कर देता है वो उसको। MIME क्या करता है, 7 बिट NVT के एस्काई कोड में कन्वर्ट कर देता है इसको। वो मैसेज ट्रांसफर एजेंट मतलब MTA उसको ट्रांसफर कर देता है ओवर द इंटरनेट। अब NVT आपने अभी पढ़ लिया ना पीछे, क्या होता है NVT, हाँ जी। नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल का कैरेक्टर सेट है। ये उसे उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये फॉर्म ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर होती है। वापस MIME क्या करता है, इस नॉन एस्काई डेटा को, मतलब एस्काई डेटा को वापस किस में कन्वर्ट कर देता है, नॉन एस्काई डेटा में, और ये आपका यहाँ पे पहुंच जाता है। समझ में आ गई बात कैसे कह रहा हूं मैं। तो जी। आपने जो भी कुछ भेजा, आपको पता है कंप्यूटर पे क्या ट्रेवल करेगा, एस्काई कोड ही करेगा ना। तो MIME क्या है, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ये सपोर्ट करती है आपको नॉन एस्काई डेटा को भी मेल में अटैच करके भेजने पे। समझ में आई बात, जी। है ना। देखो यहाँ पे इसने बोल भी रखा है कि मान लो हमारे पास, इन अदर वर्ड्स लिमिटेशंस हैं कुछ, क्या, फॉर एग्जांपल मान लो, क्या सपोर्ट नहीं करता भाई, एस्काई फॉर्मेट थोड़ी है ये। अगर आप फ्रेंच में, जर्मन में, हरब्यू या रशियन, चाइनीज, जापानीज किसी में कुछ लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, तो क्या हिंदी के लिए कोई एस्काई होता है भाई, इंग्लिश के लिए और कैरेक्टर के लिए तो है। बोलिए, हम कॉलन दबाते हैं, सेमी कॉलन, ठीक है, या कैपिटल ए के लिए 65 की बाइनरी जाती है, इसको तो एस्काई कोड बोलते हैं। स्मॉल ए के लिए क्या जाता है, 97। एस्काई कोड क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सभी को पता होगा आप सबको, है ना। जी। इसमें क्या होता है, हर कैरेक्टर के, जो हमारे कीबोर्ड पे जितने भी कैरेक्टर हैं, हर किसी कैरेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिजिट दे रखी है। जब आप पर्टिकुलर, मान लो मैं ए दबाता हूं तो कंप्यूटर में 65 की बाइनरी जाती है कैपिटल ए के लिए। जब आप स्मॉल ए दबाते हो तो कंप्यूटर में 97 की बाइनरी जाती है। इनपुट यूनिट का काम ये होता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है। ये मेरे ख्याल से ये सब बातें बेसिक हैं, बहुत पता होंगी सबको, यही आपको TGT कंप्यूटर साइंस बनने के बाद पढ़ानी है बच्चों को। MIME मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि नहीं। MIME का जी। बेसिकली पर्पस क्या है, फुल फॉर्म,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है फुल फॉर्म। क्वेश्चन मैंने बहुत रेयरली ही देखा है, बट क्वेश्चन आ भी जाए तो क्या काम करता है, नॉन एस्काई डेटा को एस्काई में कन्वर्ट करके, जिससे कि मेल के ऊपर आप भेज सकें, मतलब ओवर द इंटरनेट, दैट्स इट, MIME। ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था तो दोबारा नहीं बता रहा है। SMTP हो चुका है, पॉप हो चुका है, पॉप 3 IMAP हो चुका है, FTP हो चुका है। FTP में बच्चों ये बात हमने करी ली थी। डेटा कनेक्शन कैसा होता है इसका बच्चों, नॉन परसिस्टेंट। मतलब क्या है, करा था ना उस दिन आकांक्षा, डेटा जाएगा तो फिर हाँ जब जी। तक जा रहा है डेटा कनेक्शन बनेगा, फिर डेटा खत्म, कनेक्शन खत्म, कंट्रोल बना रहेगा कब तक, कंट्रोल तो तब तक तब ब्रेक ही नहीं तक होगा, डेटा हाँ वाला टर्म। बार बार बनेगा, ब्रेक होता रहेगा। ओके। फाइनली कंट्रोल कनेक्शन को आप ब्रेक करेंगे, तो ये होता है नॉन परसिस्टेंट, ये होता है परसिस्टेंट। सागर बात क्लियर है? हाँ सर। पूजा, परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट क्लियर है क्या? FTP क्लियर है, उस यस दिन सर। पढ़ा था जब। तो इस FTP को रिवाइज नहीं करा रहा इसलिए मैं, हो जाएगा यहाँ पे, है ना। HTTP देखो बच्चों, HTTP उस दिन हमने नहीं किया था। HTTP सभी के, वो भी एक बार चाहे देख लो, सबके कितने कितने हैं बोलो। HTTP का पोर्ट एड्रेस अभी तो किया नहीं। SMTP का कितना है? SMTP का है 25। FTP का डेटा के लिए कितना है? डेटा के 21। लिए 21। 20। कंट्रोल के लिए 20। फिर नहीं टेलनेट, भैया, डेटा के लिए 20, कंट्रोल के लिए 21। यस। फिर हमने टेलनेट का पढ़ा था, टेलनेट क्या है, टेलनेट का 23। 3। HTTP का होता है 80। आज हम DNS भी पढ़ेंगे, DNS का होता है 53। और किसका होता है बताओ, कौन सा इंपॉर्टेंट बच गया, IMAP। IMAP का कितना होता है, 143। 143। और POP का होता है वर्जन 3 का 110, है ना। और कोई पढ़ा हमने इंपॉर्टेंट? नहीं। बस यही है अभी फिलहाल, और कोई होगा देख लेंगे। फिलहाल HTTP पर वापस आते हैं बच्चों, बहुत माइम का इंपॉर्टेंट कोई नहीं होता क्या? है। माइम माइम का। का नहीं है, ठीक होता है। भी होगा तो आज तक कभी आया हुआ देखा नहीं है, तो अननेसेसरी को ऐसे तो सबके ही हैं, 110 तक गए हैं तो बीच में बहुत सारी प्रोटोकॉल्स आ रही हैं, है ना। एक एक TFTP का भी कर लीजिए, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत छोटी सी प्रोटोकॉल है। FTP अभी पीछे FTP करा ना, यहाँ पे TFTP भी कर लो। TFTP बहुत छोटा, ट्रिवियल। ट्रिवियल का हिंदी मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? ट्रिवियल का मतलब होता है बच्चों तुच्छ। क्या होता है? तुच्छ मतलब नगण्य, बहुत छोटा काम। नगण्य समझते हो ना, किसे काउंट ही क्यों कर रहे हैं, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। तो ट्रिवियल बहुत छोटा काम। ठीक। तो बच्चों ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, ये कहां पे यूज होती है, जब आप डिस्कलेस कंप्यूटर पे ट्रांसफर करते हैं फाइल्स को, डिस्कलेस कंप्यूटर पे। तो बच्चों वहां पे क्या है, डेटा मतलब बहुत, जैसे इसको ऑन ऑफ करना है या कुछ करना है, तो कुछ फाइल ट्रांसफर करनी है, कुछ कमांड करनी है, डिस्क उसके पास नहीं है, तो आप FTP यूज नहीं करते, आप क्या यूज करते हैं, TFTP कमांड यूज करते हैं। कौन सी? TFTP। तो जनरली इसकी सिर्फ क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, फुल फॉर्म। और इसका क्या पूछ सकता है, पोर्ट नंबर, दैट इज 69। काम क्या होता है, फाइल ट्रांसफर ही करता है, ये भी सारा फाइल ट्रांसफर जैसा काम है, लेकिन ये किस पे करता है, ट्रिवियल का मतलब क्या है, तुच्छ बहुत छोटा काम करना है। तो ये जस्ट एक कनेक्शन बनाता है। ट्रिवियल भी क्यों बोल रहे हैं, ये UDP की सर्विस यूज करेगा। TFTP क्या यूज करेगा, आई थिंक UDP यूज करेगा, आगे देख लेंगे एक बार, या मैं एक बार सर्च कर लेता हूँ TFTP क्या यूज करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात है, TFTP क्या यूज करेगा। TFTP यूज UDP और TCP, ऐसा लिख लेते हैं, यूज UDP यूज करता है बच्चों, मैं वही बोल रहा था, तुच्छ है तो UDP। UDP अभी देखो बच्चों, हमने UDP नहीं पढ़ी, इसलिए मैं ये चीज अभी बता नहीं रहा क्या है ना। आज शाम की क्लास में मतलब TCP और UDP ही हमारा बच रहा है बस, अब ट्रांसपोर्ट लेयर पे और IP बच रहा है। ये सारी हमारी शाम की क्लास में हो जाएगा, कहानी खत्म। बट वही बात है, ये स्लाइड थोड़ी ना बाद में आके ध्यान रहेगी या क्या है। तो TFTP यहाँ पे भी लिख देता हूँ, यूज क्या करता है, UDP को यूज करता है। SMTP किसको यूज करता है, FTP यूज करता है बच्चों, किसको, FTP यूज करता है, SMTP उसको, TCP को। ऐसे ही सबके लिख देंगे हम कौन क्या यूज करता है। SMTP भी यूज करता है, कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए ना हमें, तो TCP। जब TCP UDP पढ़ लेंगे अपना पता चल जाएगा, छोड़ो इसको, वापस आओ। अब HTTP पे आ जाते हैं। ठीक है, HTTP भी बच्चों ये यूज करता है ना, खैर ये भी यूज करता है TCP, ये सबके लिखवा दूंगा मैं बाद में, जब TCP UDP पढ़ लेंगे कौन क्या करता है। अब HTTP पढ़ें भाई। जी। तो बच्चों HTTP क्या काम कर रहा है, HTTP सबको फुल फॉर्म पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली हम www whatever जो करते हैं ओवर द इंटरनेट, वो सब में आपने देखा होगा HTTP बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाता है ना, कॉलन स्लैश करके। और भैया HTTPS भी आने लगा है,
एक बच्चों आता है HTTPS, इसका मतलब क्या होता है? सिक्योर। ग्रीन कलर का बन जाता है, जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पैसे वैसे वाली जितनी भी इंक्लूडेड है सब में ऐसा आ रहा होगा। अब तो बाय डिफॉल्ट सब में ही ऐसा आ गया, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और एक ताला भी बना रहता है हाँ, ताला बना साथ। रहता है। इसका 443 होता है शायद पोर्ट नंबर, लेट मी चेक। डिफॉल्ट, हाँ एच डिफॉल्ट 443 होता एच टी टी पी एस का है। एच टी टी पी एस पोर्ट नंबर। और 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी बच्चों, ज्यादा बड़ा नहीं रहेगा। 443 होता है, ठीक है। वही है ना, अब जब लिख रहे हैं तो मान लो कल के दिन दिए दिमाग से निकल जाए, आप याद करो फिर इसको ही करते रहो तो दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए चेक भी कर लेना चाहिए। चलिए वापस आते हैं बच्चों। सिर्फ 3 प्रोटोकॉल बच रही हैं, वो 2 ही बच रही हैं, HTTP और DNS। दोनों हल किए हैं, 5 मिनट में दोनों ही खत्म हो जानी चाहिए। इसके बाद मैंने स्विचिंग और ट्रांसमिशन मीडिया लिख रखा था, ये शाम को ही कर पाएंगे। पूजा करें यस HTTP। सर। तो पहली चीज है यस सर। स्टेटलेस। ये सारी बातें बच्चों इंपॉर्टेंट हैं, इसका मतलब क्या है तो ये 1 बाय 1 समझनी है हमें, ठीक है। इसकी ये कमांड भी इंपॉर्टेंट है, आपकी मर्जी है, इसको देखना चाहें तो याद कर लेना। और हर कमांड का कुछ काम भी होता है, मैंने इंक्लूड नहीं किया पेपर के परस्पेक्टिव से, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगी इसलिए। बाकी गेट नेट के पर्पज से तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या कोई और कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे यूपीपीसीएल में इसके क्वेश्चन आ रखे हैं। यहाँ पे स्टेटलेस का कोई बताएगा, स्टेटलेस क्या होती है? एनीवन? नहीं पता? नो। चलो मैं बताता हूँ। अब इन बातों को बच्चों ध्यान से समझना। और परसिस्टेंट होती है या नहीं परसिस्टेंट नहीं होती है, इसके दोनों वर्जन है, इसके दोनों वर्जन है, इसलिए नीचे लिख रखा है। 1.0 कैसी होती है बच्चों, ये भी बताएंगे। चलो पहले एक एक करते हैं। स्टेटलेस। आकांक्षा, जब आप कोई भी हम पेज बनाते हैं, कुछ एक्सेस करते हैं, जैसे मान लो आपने जीमेल खोली, अभी मान लो मैंने जीमेल ओपन कर रखी है, अगर मैं जीमेल डायरेक्टली क्लोज कर दूं, जीमेल को डायरेक्टली क्लोज कर दूं, तो जी क्या मैं रिफ्रेश दोबारा क्रोम खोलूंगा, जीमेल लिखूंगा, तो क्या जीमेल खुल जाएगी? क्या मुझे दोबारा हाँ। यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा क्या? नहीं। तो मेरी स्टेट को सेव रखता है या नहीं रखता है? हाँ जी। रखेगा सेव। हाँ जी। जो ये काम, इस चीज को बोलेंगे परसिस्टेंट या नॉन परसिस्टेंट की बात, इसको क्या बोलेंगे, परसिस्टेंट या नॉन परसिस्टेंट में ये बात पढ़ेंगे। स्टेटलेस या स्टेटफुल का मतलब क्या होता है, जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं क्या ये उसका ध्यान रखता है आपने क्या क्या किया। हिस्ट्री अलग चीज है, क्रोम में जो यूज कर रहे हैं वो क्रोम यूज कर रहा है, दैट इज यूज्ड बाय क्रोम सॉफ्टवेयर। क्या आप यूज करते हैं क्या उसको? मतलब HTTP प्रोटोकॉल खुद यूज कर रही है क्या, यूजर ने अब तक क्या क्या किया था? आप सोचो, आप कंप्यूटर चला रहे हैं, हजारों रिक्वेस्ट डाल रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, कुछ सर्च कर रहे हो, हर बार HTTP की एक रिक्वेस्ट जाती है जो भी पेज खुलता है, तो क्या जी। HTTP ये याद रखता है बार बार ये क्या खोल रहा है? वो नहीं याद रखता। तो ये स्टेटलेस है। स्टेट फुल क्या होती है आकांक्षा? जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे आप जो भी काम कर रहे हैं, आपने एक खोला, आपने कुछ परचेज करना था, कुछ करना था, वो याद रखेगा ना उस पीछे, हाँ, याद रखता है हिस्ट्री। ना हिस्ट्री, जो मतलब आपका जो क्या क्या काम आपने किया भी इसमें, मतलब जैसे वो बार बार आप कहीं पे भी खोलते हैं ना, पॉपअप आता रहता है, कुछ और भी खोल रहे हैं ना, वही जूते या जो चीज आपने खोली थी वो आपको रिमाइंड कराता रहेगा, क्योंकि वो स्टेट्स आपकी सेव करता रहता है कि आप क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे अमेजन के अंदर। आप ये हम्म। खरीदना चाह रहे थे, इसने आपने खोला था, इसे आपने देखा था या जो भी किया था, तो वो आपकी स्टेट्स को सेव करता है। अब HTTP भी हमारी चीजें, जैसे कुछ पासवर्ड या चीजें सेव करता है, बट वो करता है विद द हेल्प ऑफ कुकीज। समझ में आ रही जी। है? बट हाँ। कुकीज तो किसकी है, ये तो अलग से क्रोम ने हमें फीचर दिया ना, HTTP थोड़ी कर रहा है काम। तो HTTP इज ए स्टेटलेस, यानी वट एवर वर्क यू आर डूइंग इट इज नॉट गोइंग टू सेव वट यू आर डूइंग। अगर हम FTP पे देखें तो FTP स्टेटफुल है। क्यों? FTP ध्यान नहीं रखना हमने कौन सी फाइल ट्रांसफर की थी, आप दोबारा वो खोल लो, मान लो मैंने पैसे सेंड किए थे, पिछली ट्रांजेक्शन्स भी आती है ना मैंने क्या क्या किया था। हम फाइल्स भी ट्रांसफर करते हैं, पहला भी लिखा आता है हिस्ट्री में आपने पहले कौन सी फाइल्स ट्रांसफर की थी, इसके साथ आती है कि नहीं। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जिससे आप याद रख सकें इसलिए बताया। FTP स्टेट फुल होता है, HTTP स्टेट लेस होता है। ये बात ध्यान रहेगी या नहीं रहेगी बताइए। हम्म। यहाँ पे मैं पीछे लिख दूं क्या FTP पे? FTP कैसा होता है बच्चों, ये भी चीज आप लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ ना होगा, ये स्टेट फुल होता है अगर ये क्वेश्चन बन जाए। और ये आउट आउट बाउंड होता है, आउट ऑफ बाउंड, इनबाउंड नहीं होता, आउट बाउंड होता है। इसका मतलब क्या भी समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है इन बैंड प्रोटोकॉल है, वो आउट बैंड प्रोटोकॉल है। इन बैंड या नॉट ए इन बैंड प्रोटोकॉल, आउट बैंड भी क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे बोलना चाहिए नॉट ए इन बैंड प्रोटोकॉल, नॉट एन
इनबैंड प्रोटोकॉल। इनबैंड का मतलब क्या होता है? पूजा, जो अपना कंट्रोल कनेक्शन और डेटा कनेक्शन के लिए एक ही पोर्ट नंबर का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इनबैंड, और जो एक का यूज नहीं करते उसको क्या बोलते हैं कि इनबैंड नहीं है। क्या एफटीपी में कंट्रोल और डेटा कनेक्शन एक ही पोर्ट नंबर के ऊपर ट्रांसफर होते हैं? नहीं। कंट्रोल कनेक्शन किससे जाता है? 21 से। डेटा कनेक्शन किससे जाता है? 20 से। तो ये इनबैंड प्रोटोकॉल नहीं है। समझ में आया? अब एचटीटीपी के लिए मैंने आपको कितने बताए? सिर्फ एक। 80 है ना इसका पोर्ट नंबर सिर्फ, तो ये कैसी है? इनबैंड प्रोटोकॉल है। अरे रटने की जरूरत पड़ रही है क्या बच्चों? ये याद हो रही है, समझ में आ रही है बातें? हाँ जी। इनबैंड का मतलब क्लियर करना, बाकी चीज सेम है ही। अब देखो, मैंने परसिस्टेंट नॉन परसिस्टेंट वहां पे बताया था, मतलब कनेक्शन बना रहेगा। कहां पे? जैसे एफटीपी में कंट्रोल कनेक्शन कैसा होता है? परसिस्टेंट। और डेटा कनेक्शन क्या होता है? नॉन परसिस्टेंट। मतलब बार बार डेटा भेजोगे तो बार बार कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। कंट्रोल कनेक्शन बार बार क्रिएट करना नहीं पड़ता। तो एचटीटीपी बच्चों दो वर्जन है। अगर एचटीटीपी का वर्जन यूज कर रहे हैं 1.0, तो ये है आपका नॉन परसिस्टेंट। कैसा है? नॉन परसिस्टेंट वाला। और अगर आप यूज कर रहे हो 1.1, तो आपका परसिस्टेंट सिग्नल आपको देता है। अब इसका मतलब क्या है? अब देखो, याद रखना मैंने कैसे ध्यान रख रखा है 1.0 1.1। बच्चों, जीरो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो मतलब 1.0 परसिस्टेंट नहीं है और 1.1 परसिस्टेंट है। 1 का मतलब है यस, जीरो का मतलब नहीं है, नो। क्लियर हो गया है सबको या नहीं? बोलिए। नहीं। निताश्री, बात क्लियर है? यस सर। अब देखो, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। नॉन परसिस्टेंट और परसिस्टेंट एचटीटीपी के केस में समझिए क्या है। आकांक्ष, आप सबने नेट बैंकिंग यूज की है? हाँ जी। नेट बैंकिंग अगर आप कभी यूज करते हैं, या चलो आपने कोई इंटरनेट, आजकल तो ऐप भी है, मान लो आईसीआईसीआई की ऐप आपके फोन में पड़ी है, आप इसमें लॉगिन करिए। लॉगिन कर लिया? अभी आप बैक बटन दबा दीजिए, दोबारा आप आगे का दबाएंगे तो क्या ये खुल जाएगी? नहीं। आपसे दोबारा यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, दोबारा मांगेगा जी। कि नहीं? हम्म। तो जितनी भी अब देखो, मान लो जीमेल है, या मान लो आपने, मैंने नेट बैंकिंग खोली क्रोम में, एसबीआई में लॉगिन किया और मैंने क्रॉस का बटन दबा दिया, पेज बंद हो गया। मैं इस पेज को दोबारा खोल लूं, मैं दोबारा एसबीआई डाल लूं, क्या मेरा लॉगिन हुआ हुआ मिलेगा मेरे को? नहीं मिलेगा। नहीं। तो क्योंकि ये कैसा कनेक्शन क्रिएट कर रहा है? नॉन परसिस्टेंट। और जीमेल जो मेरे मान लो क्रोम में लॉगिन है, मैं कितनी बार भी बंद कर दूं, हर सुबह खोलता हूं तो वो लॉगिन ही मिलता है ऑटोमेटिकली। वो एचटीटीपी का कैसा कनेक्शन बना रहा है? परसिस्टेंट। समझ में आई? परसेंट। तो जहां पे भी जो जितनी नेट बैंकिंग है, ट्रांजैक्शन रिलेटेड जितनी भी चीजें हो रही हैं, जैसे आईआरसीटीसी है बच्चों, आप आईआरसीटीसी पे टिकट बुक कर सकते हैं ना। आपने लॉगिन किया अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, 10 मिनट बाद उसका एक टाइम रहता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, अगर आप इनएक्टिव रहते हैं, आप फिर दोबारा क्लिक करेंगे तो आपको ले देगा वहां पे, यू कहा, प्लीज लॉग इन अगेन, ये पेज लिखा आ जाएगा आपको। समझ में आता है कि नहीं? दोबारा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते उस पर, 10 मिनट खाली भी छोड़ दे तो भी नहीं कर सकते। हर वेबसाइट का वो अलग अलग होता है बच्चों। समझ में आ गया? एचटीटीपी क्लियर जी। है? तो एचटीटीपी में देखो क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे ये आ जाए एचटीटीपी 1.0 इज ए परसिस्टेंट, क्रिएट परसिस्टेंट कनेक्शन, तो ये ट्रू होगा फॉल्स होगा? 1.0 वाला फॉल्स हो जाएगा। एचटीटीपी इज ए हम्म। स्टेटफुल, तो फॉल्स हो जाएगा। ऐसे तो बस ये चीजें बातें मेरे ख्याल से एचटीटीपी के लिए, वैसे तो फुल फॉर्म और पोर्ट नंबर ही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये चार चीज भी इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता। ये एचटीटीपी की कुछ कमांड है, तो बनने को इनसे भी बन सकता है। एचटीटीपीएस फुल फॉर्म आ सकती है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है? 443। ओके। इसके बाद डीएनएस, और डीएनएस के बाद कहानी खत्म। तो 5 मिनट और दें बस डीएनएस के लिए। ये क्या है? डीमेन, डीएनएस की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? डोमेन, आगे बोलो। नेम सिस्टम। हाँ, डोमेन नेम सिस्टम। तो एक तो फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ती है बच्चों? मान लो मैंने www.google.com मुझे याद है, मुझे, जबकि नेटवर्क पे अगर ये चीज है, इसका सर्वर कहीं पड़ा है, तो उसके पास उसका एक आईपी एड्रेस होगा। तो क्या सागर, हमें आईपी एड्रेस याद रखने आसान है? facebook.com कितने सारे हम याद रख सकते हैं, अपने कॉलेज का, अपने वेबसाइट की, है ना? या बहुत सारी ऐसी ईमेल आईडीज, या जैसे क्रिक बज हो गया, या हम जो जो चीजें यूज करते हैं उनके कई सारों के हमें ये याद हैं यूआरएल्स। क्लियर? यानी नेम्स याद है। क्या हमें ये याद है? उनके आईपी एड्रेस अगर होते तो क्या याद रखना आसान था? नहीं। जी सर।
अब जैसे आप फोन नंबर में भी मान लो आप फोन सेव करते हैं, तो हर किसी का फोन 10 डिजिट का होता है। ह्यूमन के लिए डिजिट्स याद रखना मुश्किल है ना, इसलिए कॉन्टेक्स्ट में आपको नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आता है ना। नेम याद रखने आसान है भाई। आप अच्छा, मुझे अभी सागर तुझे कॉल करना है, तो मुझे दिमाग से ये तो सोचना पड़ेगा ना मुझे किसे कॉल करना है। मैं दिमाग से ये थोड़ी सोचता हूँ कि मैं किस नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, ऐसे तो मैं नंबर भी सेव हाँ कर सर। लेता, बट नेम याद रखना आसान है एज कंपेयर टू नंबर्स। तो इसलिए डोमेन नेम सिस्टम क्यों चाहिए? एक तो ये आईपी एड्रेस याद रखने में प्रॉब्लम है, रिमेंबर में प्रॉब्लम है ना। और दूसरी इसकी नीड क्यों है बच्चों? आकांक्षा मान लो हमें सबको क्रिक बस पता है ना, अगर मान लो हम अब तो मैच देखते नहीं है, अगर फिर भी स्कोर स्कोर स्कूल में बैठ के कभी देख रहे हो तो क्रिक बस लिखा आ गया है ना, हमें पता हाँ है जी। किससे स्कोर देखना। तो अब अगर मान ले क्रिक बस इसने अपना कहीं सर्वर बना रखा होगा, कहीं पे अपना आईपी एड्रेस ले रखा होगा हाँ कि नहीं। जी। अब इसने क्रिक बज ने एक नया नाम क्रिएट कर दिया, ऐसा थोड़ी है क्रिकेट की लाइव इन्फॉर्मेशन लाइव स्कोर केवल इसी वेबसाइट पर आ रही है, हजारों वेबसाइट होंगी। बट जब हमने देखा था आज से 5-7 साल पहले, तब ये आना शुरू हुआ था, हमें इसका ही नाम याद है, आज तक इसी पे देख लेते हैं कभी देखना होता है तो, है ना। जी। अब मान ले इन केस क्रिक बज ने पहले ले रखा हो किसी और, देखो माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर आपको प्रोवाइड करता है ना, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, अमेजन वेब सर्विसेज हैं, बहुत सारे हैं ना जो आपको सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अब मान ले क्रिकबज ने पहले माइक्रोसॉफ्ट से ले रखा हो, फिर इसे महंगा लग रहा हो, अब मान ले शिफ्ट करना चाह रहा होगा अपने आप को अमेजन पे, तो जो सर्वर पे इसने स्पेस ले रखा है वो अमेजन कंपनी की जगह भी है माइक्रोसॉफ्ट से ले रहा है, या किसी पे भी स्विच करे अगर ये अपना, तो इसका क्या होगा, पहले ये यहाँ पे था, इसे कोई और आईपी एड्रेस मिल रखा होगा, जब ये कंपनी स्विच कर देगा इसे कोई और आईपी एड्रेस मिल जाएगा, लेकिन नाम तो सेम रहेगा। तो चक्कर क्या है, जी। ब्रांड बनने में तो टाइम लगता है ना। तो इन केस कभी कभी ऐसी दिक्कत भी हो जाती है, इसलिए डीएनएस इंपॉर्टेंट है। डीएनएस में क्या है, नेम तो आपका आज भी क्रिकबज ही रहेगा, भले से आप क्या चेंज कर दो, अपना डोमेन चेंज कर दो। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा काम है डीएनएस का, समझे बात। तो डीएनएस क्यों जरूरी है, ये नेम को मैप करता है किसके साथ, विद आईपी एड्रेस। सागर बात क्लियर हुई, डीएनएस का काम क्या है, हाँ सर। नेम को मैप करना आईपी एड्रेस के साथ। नीड क्यों है वो समझ में आई ना, आईपी एड्रेस क्या है याद रखने में, रिमेंबर करना एक प्रॉब्लम है, पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो अगर आप चेंज करेंगे अपना नाम तो भी तो प्रॉब्लम है ना, आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। जैसे जहां पे आपने अपना सर्वर बना रखा है तो आपको कोई आईपी एड्रेस मिला हुआ होगा, बाय द टाइम आप अपना सर्वर चेंज कर लें या आपके नीड बढ़ जाए, कोई आईपी एड्रेस लेने लग जाए, तो आपको क्या होगा उस केस में, दूसरा आईपी एड्रेस चेंज होगा। बट यहाँ पे तो मैपिंग सेम है ना। अब डीएनएस समझो बच्चों, डीएनएस काम कैसे करता है, डीएनएस ये भी आ सकता है हियरार्किकल स्ट्रक्चर है, कैसा फॉलो करता है, हियरार्किकल स्ट्रक्चर फॉलो करता है। ठीक है, ट्री फॉर्म में नहीं दिख रहा क्या आपको, अगर ये ध्यान रहेगा तो अपने आप याद नहीं आ जाएगा कि हियरार्किकल है, बोलिए। जी। ठीक, अब यहाँ पे देखो होता क्या है, तुम्हारे पास एक रूट सर्वर है, रूट सर्वर जो मेन सर्वर है, तो दुनिया में कई रूट सर्वर है, 12-13 होंगे शायद से। ठीक है, उन रूट सर्वर्स में अंदर उनके पर्टिकुलर सर्वर्स होते हैं, जैसे ORG क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो आप देखते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर है इसका, तो उसका लास्ट में होगा w.org, एजुकेशन वालों में .edu होगा, जैसे यूके के होते हैं तो .uk होता है, मिलिट्री वालों में .mil होता है, जैसे इंडिया वाले के में क्या होता है .in, जैसे yahoo.co.in। समझ में आ रही है बच्चों के नहीं। हाँ जी। इसके अंदर जो सर्वर होते हैं उसको बोलते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर, मतलब जहां पे एक्चुअली सर्वर पे तुम्हारा ईमेल एड्रेस वगैरह पड़ा होगा। तो ये ऐसे हियरार्की में चलता है। अब देख आकांक्षा, इंडिया में जितने भी होंगे, अब किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होंगे तो इधर पर डाल देंगे उनको, जिससे सर्च करना भी आसान हो जाए ना, अलग अलग डायमेंशन, एजुकेशन रिलेटेड सारे यहाँ आ जाएंगे, यूके रिलेटेड यहाँ, मिलिट्री रिलेटेड यहाँ, ऐसे करके। ये दो मोड में काम करता है डीएनएस, रिकर्सिव या आइटरेटिव। ज्यादा बड़ी इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा मैं, यहां तक का इतना ही काम इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा 1 सेकंड देख भी लो रिकर्सिव आइटरेटिव कैसे काम करता है। रिकर्सिव में कैसे काम करता है, यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर हो जाएगी, और ये आपने देखा भी है बच्चों। मान ले आपने, मैं गूगल फ्रिक्वेंटली खोलता रहता हूँ या क्रिकबज फ्रिक्वेंटली खोलता रहता हूँ, या आप मान लो सरकारी रिजल्ट फ्रिक्वेंटली खोलते रहते हो, तो आप ऊपर सिर्फ एस लिखते हो, जैसे ही दबाते हो एकदम खुल जाता है पेज, एकदम से आ जाता है या नहीं। हाँ मान लो जी। सरकारी रिजल्ट आप रोज खोलते हो या 10वें दिन जैसे भी खोलते हो, तो ये क्यों खुल पाती है बच्चों, क्योंकि ये आपके कैश में पड़ी होती है ऑलरेडी। तो जनरली हमारे पास जो हमारा, मान लो ये पर्सन है एम, ये कुछ एक्सेस करना चाहता है किसी ईमेल आईडी को, इसने या नेम को टाइप किया, तो जनरली इस नेम का आईपी एड्रेस क्या है,
इसके पास यहीं पे इसके कैशे में पड़ा होगा, ये यहीं से इसको दे देगा। इन केस आकांक्षा तूने आज मुझे कुछ नई चीज पता चली कि साउथ में एक मतलब घूमने जा सकते हैं और इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर लो। तो मैं पहली बार जब उस वेबसाइट को खोलूंगा ना, उसका नाम डाल के, तो पहली बार मुझे मेरे कैशे में कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं कहाँ जाऊंगा फिर? रूट सर्वर पे। उसके बाद प्रोसेस चलता है। तो दो तरीके की चीज होती है, एक तो रिकर्सिव वे में काम कर सकता है ये, या आइटरेटिव में। रिकर्सिव का मतलब क्या है आकांक्षा? मैंने एक मान ले कैशे पे गया, सबसे पहले कैशे में ढूंढा, यहाँ मिला नहीं, तो कहाँ जाएगा? रूट सर्वर पे। रूट सर्वर डोमेन पे जाएगा। डोमेन कहाँ जाएगा? ऑथोरिटेटिव सर्वर पे, जहां पे वो पड़ा होगा। मान ले वो आगे कहीं जाएगा। उसके बाद जब ये डेटा मिल जाएगा तो ये इसको दे देगा, ये इसको दे देगा, और ये इसको दे देगा। मान लो 6 7, और ये वापस इसको दे देगा। समझ में आई कि नहीं मशीन को? रिकर्सिव कैसे काम करता है? रिकर्शन में ऐसे ही नहीं होता क्या? रिकर्शन में स्टैक का यूज होता है। यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, फाइनली जब मिलेगा ये इसको देगा, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो याद रखना कौन सी भारी चीज है, रिकर्सिव वे में कैसे काम करता है। जी बोलो। अब आइटरेटिव में क्या काम करता है? आइटरेटिव आपको जैसे हमने डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ रखा है, T5 की वैल्यू निकालनी है। तो मान लो ये वो है फैक्टोरियल वाला, तो 5 इंटू T(4), तो T4 तो अपना अलग से कैलकुलेट होता है। तो अगर इसी को मैं, ये तो कौन सा था बच्चों, ये वाला जो वे में काम हुआ है, ये रिकर्सिव है। हेलो, ये क्या है? जी रिकर्सिव है। अगर इसी का मैं एक और पेज क्रिएट कर लूं, बस 1 मिनट और खत्म हो गया है। तो रिकर्सिव की जगह हम कौन सा पढ़ रहे हैं? आइटरेटिव। आइटरेटिव में कैसे काम करेगा ये बताओ। आइटरेटिव में बोलो, ये ऐसे काम करेगा बच्चों। आइटरेटिव में ये रूट सर्वर है, ये तुम्हारा डोमेन का सर्वर है, ये अथॉरिटेटिव सर्वर है। तो ये जाएगा 1 इससे मांगने, तो कैशे पे होता तो दे ही देता। अब ये जाएगा रूट सर्वर पे। रूट सर्वर बताएगा भाई ये तो तेरा एजुकेशन डोमेन का है, तो ये सब डोमेन लौटा के दे देगा कि अब एजुकेशन डोमेन के पास जा। अब ये जाएगा एजुकेशन डोमेन के पास। एजुकेशन डोमेन में ढूंढेगा, अच्छा ये सारी वेबसाइट्स का है, तेरा वाला जो है वो इस सर्वर पे पड़ा है, तो ये इसे उस सर्वर का एड्रेस दे देगा। अब तुम जाओगे उस सर्वर के पास। समझ में आ रही है? जी अब ये सर्वर, तुम्हारे पास वो वेब पेज मिल ही गया जिसकी तुम्हें जरूरत थी, ये तुम्हें वो वेब पेज का आईपी एड्रेस लौटा देगा। अब आप उठा के अपना वो आईपी एड्रेस अपनी मशीन को दे दोगे और अपने पास कैशे में उसको सेव भी कर लोगे। ये आइटरेटिव वे में वर्क कर रहा है। मेरे ख्याल से काम क्लियर हो गया होगा बिल्कुल डीएनएस का भी। तो अगर हम फर्स्ट पेज पे अब आ जाएं, तो क्या एसएमटीपी क्लियर है? पॉप, हाँ जी आईमैप, टेलनेट, एचटीटीपी, एफटीपी, टीएफटीपी, डीएनएस, एसएनएमपी हमने किया नहीं, बूटपी, डीएचसीपी, एमआईएमई, हाँ आर, जी प्रार, आईसीएमपी, आईजीएमपी, ये सब क्लियर है। हमारा बच रहा है सिर्फ आईपी, टीसीपी, आईपी यूडीपी। टीसीपी एससीटीपी इसी का वर्जन होता है, तो वो जरूरत नहीं है, पेपर के पर्पज से ये 3 इंपॉर्टेंट है। शाम को हम क्लास करते हैं और तब इसको खत्म कर लेंगे, ठीक है? ओके